बच्चों, सेल्स जनरली एक सराउंडिंग्स में मिलते हैं, चाहे वो एयर की हो, चाहे वो फ्लूइड जैसे वाटर की सॉलिड। तो अगर हम एक सेल को स्टडी कर रहे हैं जो किसी सॉल्यूशन में प्लेस्ड है, तो 3 कंडीशंस हमारे पास आती हैं। इनको स्टडी करने के लिए हम सॉल्यूट कंसंट्रेशन को अपना पैरामीटर बनाते हैं। फर्स्ट कंडीशन ये है कि सॉल्यूट कंसंट्रेशन जो है वो सेल में ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? आउटसाइड कंडीशन से। सेकेंड सिचुएशन क्या आती है? इक्वल सॉल्यूट concentration inside and outside। थर्ड कंडीशन क्या होगी? अब आप सोच ही सकते हैं कि सॉल्यूट मोर आउटसाइड देन इनसाइड। जो फर्स्ट सिनेरियो है, फर्स्ट केस है, ऐसे सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं हाइपो टॉनिक सॉल्यूशन। सेकंड को हम बोलेंगे आइसो टॉनिक सॉल्यूशन। आइसो शब्द हम तब यूज़ करते हैं जब कोई भी एक पैरामीटर इक्वल होता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो अंदर और बाहर इक्वल है। थर्ड केस हमारे पास आ जाएगा जिसे हम कहेंगे हाइपर टॉनिक सॉल्यूशन। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया है। अब इनको हम स्टडी कर लेते हैं। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हम स्टार्ट करेंगे। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में वाटर outside is greater than water inside। So that means more water content और अंदर जो है वो लेस H2O कंटेंट। तो ऑस्मोसिस में डिस्कशन में हमने ये डिस्कस किया था कि जो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से मूवमेंट है वाटर के मॉलिक्यूल्स की, वो अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होगी। दैट मीन्स if this is a cell, water molecules will simply rush inside, they will move inside। वाटर के मॉलिक्यूल्स अंदर आ जाएंगे और जब ये मॉलिक्यूल अंदर आएंगे तो सेल का वॉल्यूम
या सेल का साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर जाएगा। सो सेल स्वेल्स। किस वजह से स्वेल हुआ बच्चों? ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर। और लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था वाटर की सेल के अंदर आने की इस मूवमेंट को, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं एंडोस्मोसिस। तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों कि आपको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और वाटर मूवमेंट समझ में आया होगा। अब हम आते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशंस पे। यहाँ पे सिनेरियो ये है दैट वाटर आउटसाइड is equal to water inside. So that means no difference in concentration. सामान्यतः हम ये समझते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट ऐसे में नहीं होती है। तो बच्चों इसको थोड़ा सा हम समझेंगे डिटेल में। वाटर की मूवमेंट दोनों डायरेक्शंस में हो रही है। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस के केस में इक्वल मूवमेंट होगी बेटा। जब इक्वल मूवमेंट है वाटर मॉलिक्यूल्स की दोनों साइड पे, तो हम सिंपली ये कह सकते हैं नेट मूवमेंट ऑफ वाटर इज ज़ीरो। तो जब नेट मूवमेंट ज़ीरो है बेटा, तो क्या सेल के शेप में कोई चेंज होगा, सेल के साइज में कोई चेंज होगा? ऑफ कोर्स नो। इजी। अब आते हैं हम थर्ड सिनेरियो में, या थर्ड सिचुएशन में। यहाँ पे वाटर आउटसाइड इज लेस देन वाटर इनसाइड। इसका मतलब ये हुआ है कि वाटर बाहर जो है वो लेस है और वाटर जो सेल के अंदर है वो ज़्यादा है। So that means the movement of water outside from inside will be seen more. So this movement of water towards the external environment is termed as exosmosis. So we can say cell loses its water, leading to shrinking of protoplasm. एक बार मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पे वाटर की मूवमेंट सेल के अंदर से बाहर की तरफ रहेगी, और क्योंकि सेल वाटर को लूज कर रहा है तो उसका प्रोटोप्लाज्म थोड़ा सा श्रिंक कर जाएगा। इस श्रिंकेज को हम प्लांट सेल्स में टर्म देते हैं प्लाज्मोलाइसिस। और अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो हम इसे क्रेनेशन कहते हैं। बच्चों, क्या आप
इस ऑर्गेनिज्म को पहचान पा रहे हैं? ऑफ कोर्स यस, इट इज अमीबा. The cell membrane plays crucial role in its nutrition. मान लीजिए ये एक फूड पार्टिकल है और एक अमीबा का सेल जो है वो इस फूड पार्टिकल को सेंस करता है. सो इट विल ट्राई टू, or rather it will engulf this food particle. Now, to be able to engulf this food particle, the cell membrane of amoeba cell must have some exceptional flexibility. So now this example ascertains that how the cell membrane in certain organisms play a very important role in their survival. Okay? Yes. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज सेल वॉल. यहाँ वर्ड वॉल आया है, सेल की वॉल. It simply implies that there is an extra protective covering which surrounds the cell. The important point is, क्या सेल वॉल सभी सेल्स में होती है? The answer is no. It is found in plants, fungus and bacterial cells. So please remember, not in animal cells. तो देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल में एक डिफरेंस हुआ, दैट सेल वॉल इज exclusively absent from the animal cells. इसकी लोकेशन कहाँ होगी? It is protective layer outside the cell membrane. And is rigid. आपको याद है बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है पर सेल वॉल रिजिड होती है. कौन से केमिकल सब्सटेंसेस हैं जिनसे मिलकर सेल वॉल बनती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. It's often asked in our examinations. It is made up of cellulose. सेल्यूलोज के बारे में आपने पढ़ा होगा. Ruminants can digest cellulose, but human beings cannot digest cellulose. Is cell wall alive like plasma membrane? No. It is considered as a dead component of cell and is permeable to all type of
solutes and solvents. It provides shape to the cell. Provides shape to the cell. इसके स्ट्रक्चर में देखेंगे, it has 3 layers, namely middle lamella. अगर हम मिडल की बात करते हैं तो उसके बाद there is a primary and another secondary wall. ये तीनों लेयर्स एक बार आप दोबारा देख सकते हैं। ये 3 लेयर कौन सी हैं? मिडिल लैमेला, प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल। ये तीनों लेयर्स मिला के सेल वॉल बनाती हैं। एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट और है, इंफॉर्मेशन है। In some bacteria, cell wall is made up of peptidoglycan. In fungi or in fungus, cell wall is made up of chitin. एक बार हम दोबारा देख सकते हैं बेटा कि कुछ बैक्टीरिया में सेल वॉल बनती है पेप्टाइडोग्लाइकन से बेटा, और फंगस में इट इज मेड अप ऑफ अ सब्सटेंस कॉल्ड chitin. Chitin is one of the hardest substance known. In aquatic plants, cell wall helps the plant body to withstand pressure of surrounding water. तो बच्चों, ये हमने एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ख़त्म किया है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा न्यूक्लियस।